5वीं कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक के सभी बच्चों के लिए उनका किस तरह से बेस पक्का होना चाहिए, क्योंकि जब इमारत अगर आपको अच्छी खड़ी करनी है तो उसका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑटोकैड वही काम करता है कि बच्चों का फाउंडेशन पक्का हो। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, एस्टीम्ड डिग्निटरीज प्रेजेंट ऑन द स्टेज, रिस्पेक्टेड टीचर्स, dear parents and all dear students. It brings me immense pleasure to extend a very warm welcome to each one of you present here. I would also like to express my gratitude towards our esteemed guest, Mr. Samir Siddiqui sir, who accepted our invitation to preside over this seminar. So Samir sir, thank you very much for your time. AutoCAD, as you all know, was established in the year 1992. So AutoCAD has completed 30 glorious years of providing quality education. It is extremely gratifying that the institute has reached great heights and realized its goal. बहुत से स्टूडेंट्स के लिए AutoCAD सिर्फ एक इंस्टीट्यूट ही नहीं, एक इमोशन है। This year, we have organized this seminar on the topic of how to achieve academic excellence. And the speaker on this topic will be our esteemed guest, Mr. Samir sir. ये जो टॉपिक है, how to achieve academic excellence, ये आज की ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। How to stay ahead of the curve. 100 लोगों की भीड़ में अलग कैसे दिखना, हज़ारों लोग, लाखों लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उसमें कैसे आगे बढ़ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे क्रैक करना, इसी के लिए आज हम यहाँ पे सब जमा हुए हैं। सो दिस सेमिनार विल हेल्प स्टूडेंट्स टू ब्रॉडन देयर होराइजन्स फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू अचीव ब्रिलियंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, हर वो व्यक्ति के लिए, हर वो स्टूडेंट, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान जो अपने फील्ड में ब्रिलियंस अचीव करना चाहता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आज का सेमिनार बड़े ही ध्यान से सुने। तो ये सेमिनार सिर्फ आपके लिए है। आई होप एंड एक्सपेक्ट दिस सेशन विल बी एंजॉयबल एंड फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। टॉपर अगर हमारे देश में पैदा हो रहे हैं तो फिर हम जो केंद्र सरकार पे एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि नौकरियां नहीं है, साहब रोजगार नहीं है, तो फिर ये इतने टॉपर बच्चे, इनका नाम आज हमको लिख लेना चाहिए और आज से 6 साल बाद आईएएस के टॉपर की लिस्ट में इनका नाम ढूंढना चाहिए कि भाई 12th में हमारे इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया, तो आईएएस के एग्जाम में भी इन्हीं बच्चों को बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये तो टॉपर है ना, इन्होंने तो अपोला टॉप किया था। तो आईएएस की मेरिट लिस्ट में जो रैंक 1 वाला होता है उसके हमेशा परसेंट 79 या 80% होते हैं। अब टॉपर के परसेंट 97 है और आईएएस टॉपर के परसेंट होते हैं अमूमन पहले 100 रैंक में 70, 76, 80% बहुत हो गया। तो फिर ये टॉपर जो 12th वाले होते हैं ये जाते कहाँ हैं? तो मैं आपको वहीं से शुरू करता हूँ ये बताने के लिए, और आपसे वादा किया था कि 10 साल आने वाले दिखाऊंगा। तो मेरा पहला सवाल है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सिर्फ हमारे 10 बच्चे नहीं, क्यों नहीं चाहिए? तो विकिपीडिया नाम की एक कंपनी है, आप सबने सुना है विकिपीडिया? आपको पता है विकिपीडिया क्या है? जितनी किताबें हैं दुनिया में उनसे ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने का काम विकिपीडिया का है। और विकिपीडिया पे आकोला का भी एक पेज मिल जाएगा, आकोला में प्रमीला ताई ओक हॉल पर एक पेज मिल जाएगा, कि हर घंटे विकिपीडिया पर 67,000 पेज अपडेट होते हैं। अब आप सोचिए साहब, 67,000 पेज हर घंटे अपडेट होते हैं, और आपने आज तक ढंग से 670 पेज की किताब पूरी नहीं पढ़ी। 670 पेज की किताब आपने पूरी नहीं पढ़ी। विकिपीडिया हर घंटे 67,000 नए पेजेस पढ़ रहा है, और विकिपीडिया को पढ़कर सुनाने वाली एक छोटी सी मशीन है, 3,500 रुपया उसकी कीमत है।
अमेज़न पे मिलती है, उसको हम अलेक्सा कहते हैं। आप अलेक्सा से कोई भी सवाल पूछिए, अलेक्सा बताती है। अलेक्सा, प्रमिला ताई ओक हॉल किस सन में बना था? सर, इस सन में बनाया गया था प्रमिला ताई ओक हॉल अकोला को। अलेक्सा, नागपुर से दिल्ली की अगली फ्लाइट कब है? सर, रात को 8:15 बजे है सर। अलेक्सा, गांधी जी कब पैदा हुए थे? अलेक्सा कहती है 2 अक्टूबर 1869 को सर। अलेक्सा को इतना आता है कि हम सारी जिंदगी बैठ कर भी पढ़ें तो हम टॉप कर सकते हैं, 100% ला सकते हैं, पर अलेक्सा को नहीं हरा सकते, क्योंकि अलेक्सा जिस विकिपीडिया को पढ़कर सुना रही है वो हर घंटे 67,000 नए पेजेस को कंज्यूम कर रही है। तो दुनिया ये सवाल अब पूछना ही नहीं चाहती, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, उसे नॉलेज चाहिए ही नहीं, उसे विजडम चाहिए। तो पूछा विजडम क्या होता है? तो कहा जब हम डेटा पर बैठकर सोचते हैं तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, और जब हम इंफॉर्मेशन पर बैठकर सोचते हैं तो उसे नॉलेज कहते हैं। लेकिन जब हम नॉलेज पर बैठकर गहराई से एक हाथ यहां रखकर सोचते हैं नॉलेज पर, उसे विजडम कहते हैं। YouTube कहता है एक इंसान जब भी हमारे यहाँ एक वीडियो देखने आया वो 37 वीडियो देखकर गया। दिन भर में एवरेज 37 वीडियो देखकर गया। कितनी माएँ हैं यहाँ पर? बहुत सारी माएँ हैं। हाथ उठा के बता सकती हैं कि दिन भर में 37 मिनट उनकी बात उनके बच्चे से हुई है क्या? नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये मशीनें ना सिर्फ आपको समझती हैं, आपके मूड को समझकर सीखती हैं और धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग पर कब्जा कर रही हैं। मैं आपको अपनी दुकान में भी नौकर कैसे रखूं कि आप मेरे यहाँ आने वाले ग्राहकों को भी उतना अच्छा नहीं समझते? दूर से आती हुई एक आंटी को देखकर दुकान का मालिक क्या कहता था सेल्समैन से? अरे शिमला मिर्ची का कलर निकाल। क्यों? अरे पिछली बार ये जो आ रही है ना, अंदर सीढ़ी चढ़ रही है धीरे धीरे, शिमला मिर्ची के कलर पे अड़ गई थी, निकाल शिमला मिर्ची के सारे कलर। अमेज़न, उससे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो पास्ट में आपने क्या खरीदा है उसको देखते हुए फ्यूचर में आप क्या खरीदोगे उसकी तैयारी किए बैठा है। और आप खरीदो, इसके लिए अमेज़न आपके साथ एक खेल खेलता है। फोन उठाया है, वो भी मशीन है, और ये दोनों मशीनें आपस में बात कर रही हैं, जैसे हम अलेक्सा से बात करते हैं। अलेक्सा, गांधी जी का बर्थडे कब है? 2 अक्टूबर 1869 को सर। अलेक्सा, कस्तूरबा गांधी जी से कितनी बड़ी थी? 2 सवा 2 साल बड़ी थी सर, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी किताब पढ़ी है। अलेक्सा, गांधी जी ने, बापू ने एनसीएम कब लॉन्च किया था? 1921 को सर, अगस्त 1921 को। अलेक्सा, सीडीएम कब लॉन्च किया था? 1931 को। आईएएस के पेपर बनाने वालों को ये डर लगा कि एक छोटी सी अलेक्सा किसी अमीर का बच्चा कान में पहन के आएगा और सामने क्वेश्चन पेपर को धीरे धीरे पढ़ेगा कि अलेक्सा सुन ले, और वो कहेगा ओहो ये तो बड़ा कठिन है यार, गांधी जी कब पैदा हुए थे? अलेक्सा कान में बोलेंगी 2 अक्टूबर 1869। वो कहेगा हाँ याद आ गया 2 अक्टूबर 1869। कस्तूरबा उनसे कितनी बार? 2 सवाल। वो मुझे सर क्या टफ पेपर बनाते सर, और वो मार्क कर रहा है सब सही। यूपीएससी ने कहा नहीं, हम अकोला, नागपुर, अमरावती के सिलेबस पे पेपर नहीं सेट करते। हम ऐसा सवाल पूछते हैं कि सारे अलेक्सा को लेकर बैठ जाएं, सारे लैपटॉप ऑन कर दिए जाएं, क्वेश्चन पेपर उठाओ, लाइब्रेरी में जाके बैठो, गांधी जी पे जितनी किताबें हैं खोल कर बैठो। पर सवाल यूपीएससी का ऐसा है तब भी फेल हो जाओगे। पूछा क्या सवाल है? तो यूपीएससी पूछती है आज अगर गांधी जी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते?
मेंस मुख्य परीक्षा पेपर 1 30 मार्क। आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा, गांधी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा चुप है, बोल ही नहीं रही। एलेक्सा, गांधी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा कह रही है, सर ये सवाल इंसानों के लिए बनाया गया है, कृपया मशीन को परेशान ना करें। इसका जवाब सिर्फ कस्तूरबा दे सकती है या वो स्टूडेंट दे सकता है जिसने कस्तूरबा बनकर गांधी जी को पढ़ा हो। और एक बच्चा था हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो 2nd रैंक आया था, और उसने क्या लिखा था आंसर। पूछा आज गांधी जी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? उसने लिखा, अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो मुसलमानों की तरफ से CA NRC के खिलाफ इंडिया में लड़ रहे होते, तो हम उन्हें इंडिया से निकाल देते, तो वो पाकिस्तान जाते, वहाँ भी चुप नहीं बैठते, वहाँ हिंदुओं की तरफ से लड़ रहे होते। पाकिस्तान उनको निकाल देता तो हम अपने ही बापू को अमेंडेड CAA में वापस लेते। और बापू एडवोकेट थे तो सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील भी नहीं रखते। और जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम के भव्य मंदिर का फैसला आया, बापू वकील होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के बाहर आमरण अनशन पर बैठे होते। और बापू बनिया थे, इसलिए अगला डांडी मार्च GST के खिलाफ निकालते। और बापू के YouTube पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होते। फेसबुक पर सवेरे शाम लोग उनकी आरती का इंतजार करते, और ट्विटर पर बराक ओबामा उनके खुद फॉलोअर होते। एलेक्सा, ये आंसर तुम नहीं बता सकती थी? कभी नहीं बता सकती थी। क्यों? क्योंकि इस पढ़ने वाले का मुकाबला मैं क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। क्यों? आप घर में सबसे ज़्यादा किससे बात करते हो? चिल्ला के आंसर दो एक हाथ। घर में सबसे ज़्यादा किससे बात करते हो? अरे घर में सबसे ज़्यादा किससे बात करते हो? मम्मी से। रॉन्ग आंसर फिर से। नहीं, मैं अपनी बहन से। वो भी रॉन्ग आंसर। हाँ? परिवार से बात करते हो? गॉड से बात करते हो। छोटू के लिए ताली बजाओ। पर अफसोस ये भी रॉन्ग आंसर है। हम घर में सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करते हैं, और हम अपने आप को पट्टी पढ़ाते हैं पूरे वक्त, रात दिन। तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। अरे IAS की मत सोच, ये खाला फुप्पू छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे ये तुमको मालूम है ना, चाची याद रखेगी, जिंदगी भर बोलेगी क्या हुआ, IAS करने गई तो थी। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग। आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करो बच्चों, और अपने आप से एक वादा करो, और उससे कहो कि आज से अपने पढ़ने में जजमेंट, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, लॉजिक, एक्सपीरियंस, डिबेट, रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कॉन्क्लूजन, मैं एक पेज को आज से ऐसा पढ़ूंगी या ऐसा पढ़ूंगा कि मरने के दिन तक मुझसे वो पेज कोई नहीं छीन सकता। आप अपने आप से जब तक पढ़ाई करो, जब तक आप फहम या विजडम उस चीज में पैदा ना कर लो, आप अपने आप से जब तक पढ़ाई करो, जब तक कि उस चीज से कोई नई चीज आप अपने दिमाग में आविष्कार ना कर लो। कॉन्फिडेंस किसी के बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। आप अच्छा खेले, आपकी टीम हार गई, हारी हुई टीम की उदास बस में आप खुश हो। क्यों? क्योंकि स्कोर बोर्ड आपको हरा नहीं पाया, आपको अंदर से मालूम है आप बहुत अच्छा खेले। और जीती हुई टीम है, सब ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन आप उस दिन अच्छा नहीं खेले। उस जीती हुई टीम में आप खुश तो हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। क्यों? स्कोर बोर्ड आपको विनर नहीं बना पाया, आपको अंदर से मालूम है आप कौन है। अपने अंदर की आवाज़
योर कंपटीशन इज यू। अपने अंदर की आवाज से लड़िए और लड़कर उसे बताइए कि मैं हर लाइन के पीछे का वाई, जब तक WHY मुझे याद ना हो जाए मैं उस लाइन को छोड़ने वाली नहीं हूं। और किसी ने ये बात गलत बताई है आपको कि यूपीएससी का एग्जाम सबसे टफ, सबसे हार्ड एग्जाम होता है। नहीं, दुनिया का सबसे टफ एग्जाम होता है ब्लैंक पेपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या ब्लैंक पेपर की एक शीट पर, जब आप किसी लेक्चर को पूरा देखने के बाद बुक को बंद करके किसी भी क्वेश्चन पेपर की मदद से नहीं, एक सादा पन्ना लेकर, एक पेन लेकर अपने आप से पूछे कि चलो बताओ मुझे उस लेक्चर से कितना याद है, और आप उसके कीवर्ड लिखते जाओ और हर लाइन का इंपॉर्टेंट वर्ड वहां लिख दो। आपका रिजल्ट तभी आ गया जितनी लाइनें, जितने वर्ड आपने वहां लिख दिए, उतने वर्ड, उतनी लाइनें मरने के दिन तक आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपको हर 25 मिनट का लेक्चर देखने के बाद लेक्चर बंद करके एक सादा पेज लेकर अपने आप से पूछना चाहिए कि इस लेक्चर से मैं कितनी चीजें अपने दिमाग में ले पाया। जब आप अपने पढ़े हुए के साथ ऐसा करेंगे ना बच्चों, तब जाकर आप वो टॉपर बनेंगे जिसकी दुनिया को सख्त ज़रूरत है। अपनी बात को समेटते हुए आपने आज तक पढ़ाई करते समय हर लाइन को स्टेटमेंट बनाया और स्टेटमेंट को आप बार बार पढ़ते रहे। आज से स्टेटमेंट को पढ़ना बंद करो, हर लाइन पर सवाल बनाओ, इतने सवाल बनाओ और हर सवाल अपने आप से पूछो। और जितने सवाल अपने आप से पूछोगे उस लाइन पे उतने सवाल के अलावा कोई और सवाल बनता ही नहीं है। आप हर लाइन के पीछे का वाई पढ़ो, हर लाइन पे सवाल उठाओ और एक आंसर मत दो, आंसर्स दो। जितने टॉपर होते हैं उनकी ये बात होती है, वो आंसर कभी नहीं देते, बहुत सारे आंसर्स देते हैं। और वो लगातार अपने आप से सवाल पूछते हैं इस टॉपिक को लेकर और अपने आप से झूठ नहीं बोलते और उस टॉपिक को तब तक नहीं खत्म करते जब तक उस पर से आखिरी सवाल का जवाब भी वो ना दे पाए। जब तक आप ऐसे नहीं पढ़ोगे आपका कुछ नहीं होने वाला। और आज की आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक सवाल और है मेरा। हम ऑटोक्रैट अकोला के साथ मिलकर IAS, MPSC और UPSC की जो कोचिंग हमारे यहाँ होती है दिल्ली में, हम वो कोचिंग अकोला लाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा उस तरीके से पढ़े जिस तरीके से पढ़ने का हक है। आज आपको घर जाके एक ऐप भी डाउनलोड करना है जिस ऐप पर हम ऐसे तैयारी करवाते हैं। खासकर उन बच्चों को डाउनलोड करना है जिन बच्चों ने IAS की तैयारी या MPSC की तैयारी के बारे में सोच रखा है। उसका नाम है अलिफ्स ऐप, ALIFS, अलिफ्स ऐप है। इस पर फीस नहीं लगती है। यहाँ दिल्ली से ऐसी क्लासेस होती हैं जैसे आप मूवी देख रहे हो, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, विजुअलाइजेशन है और सिर्फ इंटरनेट का चार्ज है। KG1 की ट्यूशन की कितनी फीस होती होगी? KG1 के बच्चों को भी आजकल ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, कितनी फीस होती होगी? 1000 रुपया बोला है किसी ने। यहाँ महीने भर का 500 रुपया सिर्फ डिजिटल चार्ज देना है इंटरनेट वालों को, बस सिर्फ 500 पर मंथ में दिल्ली की कोचिंग अकोला में ऑटोक्रैट के ज़रिए। और आपको ये अलिफ्स का ऐप डाउनलोड करना है और हमारे जाने से पहले ये ऑटोक्रैट का नंबर लेके जाना है शारिक भाई का और उनसे ये पूछना है कि ये कब से स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पर भी क्लासेस और ऐप पर भी क्लासेस। पक्का इतना करोगे? अब एक लास्ट चीज़, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, मैं आपको ओलंपिक का एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ 3 मिनट में हम ये देखेंगे कि माँ और बाप का रोल इस नए ज़माने में क्या होना चाहिए, बाकी स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए। आप सबको समझ में आ गया? अरे समझ में आया है कि नहीं? आवाज़ नहीं आई। समझ में आया है कि नहीं? सिर्फ मैं ये दिखाता हूँ कि माँ बाप का रोल। और ये वाला वीडियो मेरे दोनों छोटों ने मुझे आज के लिए दिया कि दादाजी के सामने प्ले करना।
क्योंकि आपके जो पिताजी हैं वो वैसे ही हैं। मैं जब वीडियो दिखा के ख़त्म करूँगा तो आप सबको लगेगा कि आपके जो पिताजी हैं सबके बिल्कुल वो वैसे ही हैं। तो यहाँ देखना, ओलंपिक में क्या हुआ था, एक बार एक बहुत शानदार एथलीट था, उसने खूब तैयारी की, खूब जान लगाई, रात दिन मेहनत की, और रेस के दिन जैसे ही वो दौड़ा तो उसके 150 मीटर के बाद उसके पैर की एक नस खिंच गई और उसका सपना टूट गया। और जब उसका सपना टूट गया तो आपको मैं चाहता हूं कि आप देखें कि फिर उसने क्या किया। मैं चाहता हूं कि आप देखें उसने क्या किया। इसकी आवाज़ बढ़ा दीजिए। ये वो एथलीट है, बहुत तैयारी की है, अपनी ज़िंदगी का सारा वक्त लगाया इस तैयारी में। । 400 मीटर की रेस है। रेस शुरू हुई। डेढ़ सौ मीटर के बाद नस खींच गई और वो लड़खड़ाने लगा। देखो पीछे, इतना दर्द हुआ, ग्राउंड पे गिर गए, सपना टूट गया। हजारों लाखों घंटों की तैयारी पानी में चली गई। दर्द से गिर पड़े लेकिन हार नहीं मानना चाहते, तो कुछ किया, वो उठे और कहा मैं कम से कम रेस पूरी करना चाहता हूं। और जब रेस पूरी करने के लिए वो उठे तो भीड़ को चीर कर एक आदमी उसके पास आया और उसने उसको अपने कंधे पे सहारा दिया और उसके कान में कहा कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर हम दोनों मिलकर करते हैं। और वो आदमी ने फिर क्या किया, रेस खत्म होने के थोड़ा पहले उसको अकेला छोड़ दिया और कहा कि यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया, अब तुम रेस पूरी करना। देखना वो आदमी कौन था। कौन था वो आदमी? वो आदमी उसके पापा थे। और फिर बाप और बेटे ने मिलकर रेस पूरी की। और जैसे ही फिनिश लाइन आई, फादर ने छोड़ दिया। 65,000 लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए। यहाँ जितने टीचर्स हैं, माँ बाप हैं, उनसे आखिरी बोलते हुए मुझे भी रोना आ रहा है, उनसे आखिरी इल्तिजा है, जो मेरे वालिद ने मेरे साथ किया और वही आपके वालिद आपके साथ करें, ऐसी मेरी दुआ है। सारे टीचर्स, सारी माँओं,
सारे फादर और मदर से सिर्फ एक इल्तिजा है, अपने बच्चे को रेस पूरी करने देना और उस पर विश्वास रखना और उसे उस तरह पढ़ाना जिस तरह आने वाले ज़माने में पढ़ाई करने का हक है। उसे रिश्तेदारों के उन बच्चों के साथ कंपेयर मत करना जो रटने में अच्छे हैं। क्या पता आपका बच्चा समझने में अच्छा है। इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गुरु बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं जैसे जावेद अंकल खूब मदद करते हैं शारिक की, आपके माँ बाप आपकी मदद करते हैं। हमारे यहाँ बेतहाशा गरीबी थी, फिर भी मेरे पिता ने मेरी बहुत मदद की। और आपको भी 1 डिग्री का डिफरेंस लाना है, 111 को 112 बनाना है बस। सर समीर सर को तो हमने सुन लिए, 2 मिनट हम विद्रोही साहब को भी सुनना चाहेंगे। हाजिरीन जलसा, भाइयों बहनों, मैं सिर्फ 1 मिनट लिया, इसलिए लिया कि मुझे फूल दिया गया। न फूल दीजिए न हार दीजिए, इन बच्चों को आप थोड़ा प्यार दीजिए। और लोगों के बीच ये प्यार बांटते रहें, इस तरह का इनको संस्कार दीजिए। आदमी से आदमी में नफरत न फैल पाए, इस तरह का दोस्तों विचार दीजिए। न फूल दीजिए न हार दीजिए, देश के बच्चों को बहुत प्यार दीजिए। जय हिंद। आई एम आयशा खान फ्रॉम क्लास 9th अली पब्लिक स्कूल स्टूडेंट। माशाल्लाह। मेरे से बड़े जो एक टीनेज एज से गुजर रहे हैं, सर इनमें ना कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि वेदर अगर हम नीट का ले लें तो बायो अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं होगा नीट। फिर हम स्किप करके दूसरा देख लेते कि जाने से जेई कर लेंगे, तो मैथ्स तो कुछ होता ही नहीं है, तो कैसा करेंगे। सो ये जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं सब्जेक्ट्स में, या फिर ऐसा लगता है कि यार कुछ तो रह गया, इसकी वजह से अपना नहीं हो पाएगा, सर वो कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें। और देखिए, इसका जवाब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा दिया था। उन्होंने कहा था कि आप गूगल करके देखना, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, दुनिया समझती है मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान हूँ, लेकिन मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बस मैं सवाल के साथ उलझ जाता हूँ, उलझा रहता हूँ जब तक उसको सुलझा ना लूँ। और हमें जब सवाल हराने लगता है तो हम उसको स्किप करके कोई और सब्जेक्ट लेने की सोचते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि आप सवाल के साथ तब तक लगे रहिए जब तक कि वो सॉल्व ना हो जाए। फोकस ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दुनिया में जो भी पाने लायक है वो बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, बिना अड़चन के नहीं मिलेगा, बिना ऑब्स्टिकल के नहीं मिलेगा। अगर बिना परेशानी के वो मिल जाता तो आप उसकी कद्र नहीं करते। इसलिए आपका असली प्रोफेशन और कैरियर वही है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट है कि आप उसकी हर अड़चन को पार करने की सोच रहे हैं। और आपको अड़चन तो आएगी और उन अड़चनों को, ऑब्स्टिकल्स को क्लियर तो करना पड़ेगा। यही आपका जवाब है। थैंक यू सर। माय नेम इज़ मुस्कान अंजू। सर, अगर कोई हमें फील्ड में जाना है, जो हमें आर्ट्स क्लास है, हम अगर उसके बाद हमें जो फील्ड में जाना है तो उसके लिए जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी के लिए हमें कौन सी, मतलब मॉर्निंग स्टडी तो हम करते ही हैं, लेकिन नाइट स्टडी में हमें कितने घंटे स्टडी करना है ये? नाइट स्टडी का एक बहुत अच्छा जवाब है जो डेटा से मिलता है। जो लोग रात भर जग के पढ़ते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। Yes. आज तक किसी ने 2 बजे के बाद कोई काम की चीज़ पढ़ी ही नहीं। ये जितने कहते हैं ना कि मैं रात भर जग के पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ,
आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, मैक्सिमम पढ़ाई आप रात को 1:30 बजे तक कर सकते हैं। 1:30 के बाद 2 बजे के बाद ज़िंदगी में आज तक मानवता के इतिहास में किसी ने कभी कोई काम की चीज़ पढ़ी ही नहीं। इसलिए सवेरे उठना चाहिए और सवेरे का जो दिमाग फ्रेश होता है तब पढ़ना चाहिए। और बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आए तो सो जाना चाहिए। सवेरे जल्दी उठकर दोपहर में 1 घंटा सोने वाले लोगों के पास एक एडवांटेज होता है जो सबके पास नहीं होता। मैं कह रहा हूँ सवेरे जल्दी उठकर दोपहर में 1 घंटा सोने वाले को कह रहा हूँ, नहीं तो जो सो के ही 10 बजे उठ रहे हैं वो भी खुश हो जाएंगे, अरे वाह हमारे लिए बताया। सवेरे जल्दी उठकर दोपहर में 1 घंटा सोने वाले लोगों के पास एक एडवांटेज होता है जो हमारे पास नहीं होता। उनके पास एक दिन में 2 दिन होते हैं। एक वो दिन होता है जो सोने से पहले खर्चा किया, और जब सोकर उठते हैं तो इतने फ्रेश होते हैं कि एक दिन वो होता है जो सो के उठने के बाद रात तक मिलता है। इसलिए सवेरे जल्दी उठना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। My name is Inamur Rahman. I am from class 10th Al Mahmood International School. Sir, in which age we have to start the preparation of UPSC? यूपीएससी का प्रिपरेशन किस साल से शुरू होना चाहिए? माँ बाप को भी इस बात सुननी चाहिए। वो पैदा होते ही शुरुआत करवा देते हैं। मतलब वो गिरते गिरते खड़ा हो गया तो कहते हैं अरे यार ये तो गिरते गिरते रुक गया, ये आईएएस बनेगा। यूपीएससी का प्रिपरेशन कब शुरू होना चाहिए, ये सवाल से अच्छा एक सवाल, बैठ जाओ, एक सवाल देता हूँ। यूपीएससी में लगने वाली क्वालिटीज़ की शुरुआत कब से होना चाहिए? आंसर है बचपन से। अच्छा लिखना, अच्छा बोलना, कम लफ्ज़ों में अपनी पूरी बात करना, समझने के लिए डेप्थ तक एनालाइज करना और हाजिर जवाब होना, ये यूपीएससी की वो क्वालिटीज़ हैं जो हमें पहली कक्षा से ही शुरू कर देना चाहिए। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। मैं समीर सर का शुक्रिया अदा करता हूं, साथ में ऑटोक्रैट कोचिंग क्लास जिसने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है, और आने वाले समय में यूपीएससी की जो तैयारी करेगा ऑटोक्रैट कोचिंग क्लास समीर सर के साथ में मिलके। मैं ऑटोक्रैट के संचालक शारिक धोकड़िया का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने जो एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खुदा हाफिज़, आराम से घर जाइए।